एक तरफ हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने इन्फ्लेशन को वाकई कंट्रोल किया है। दूसरी तरफ अब हुकूमत का ये कहना है कि अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, मगर ये जो बजट उन्होंने प्रेजेंट किया फिलहाल ये वही बजट है जो पिछला वाला था कि कंट्रैक्ट किया जाए इकोनॉमी को, लिहाजा ये कोई ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है। वफाकी हुकूमत ने तो आइंदा माली साल के लिए बजट को पेश कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट की नुमाया खद्दोखाल कौम के सामने रखे। उन्होंने बताया कि नए बजट का कुल हजम 17,500 अरब रुपए रखा गया है। हुकूमत की खालिस आमदन 11,000 अरब रुपए होगी, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 14,000 अरब रुपए से जायद मुकर्रर किया गया है। बजट में सबसे बड़ा खर्चा कर्जों पर सूद की अदायगी है, जिसके लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि माली नज़्म ज़ब्त कायम रखने और मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त फैसले लेना पड़े, और इस सिलसिले में पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ दी गई है, जो कि इब्तदाई तौर पर 2.5 रुपए फी लीटर होगी और आइंदा साल इसे 5 रुपए फी लीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, वजीर खजाना ने बताया कि केपी और बलूचिस्तान के जमशुदा अजला में अगले 5 साल के दौरान मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ है। IMF की शराइत के तहत दरामदी टैरिफ में इस्लाहात की जाएंगी, जिसके तहत इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज को मरहलावार खत्म किया जा रहा है। सोलर पैनल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। कम आमदन वाले तबके के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत ने उन्हें घर खरीदने या तामीर करने के लिए सस्ते कर्जों की स्कीम का उज़ैर ऐलान भी कर दिया है, जिससे रोजगार के मौके और मौशी सरगर्मियां बढ़ने की तवक्को है। अगर इस मंसूबे की तफसीलात की तरफ जाएं तो जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम तर जो डिटेल्स है वो जारी कर देगा। और इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के लिए भी अच्छी खबर यह है कि तनख्वाहों में 10% और रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन की बात करें तो उसमें 7% का इजाफा तजवीज़ किया गया है। साथ ही तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में नरमी की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा है। मगर टैक्स चोरों के खिलाफ परेशान कुन बात यह कि हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में यह बता दिया कि नॉन फाइलर्स ना गाड़ी और ना ही जायदाद खरीद सकेंगे, वो बैंक अकाउंट्स भी अब नहीं खुलवा सकेंगे और ना ही सरमायाकारी के मौके उन्हें मुयसर होंगे। अगर वो बैंक से नकद रकम निकलवाएंगे तो उन्हें इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सख्त सजाएं जो है वो तजवीज़ भी शामिल की। अच्छा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि कल मखलूत हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। अगर इस बजट की बात करें तो ये बजट कितना अवामी है और ये मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुतारिफ करवा ली है, इससे काफ़ी फिस्कल स्पेस मिला है हुकूमत को। मेरा मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट 5% से कम वो ले आए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी दर हकीकत कामयाबी थी, जिसकी वजह से जो डेट रिसर्विसिंग का बोझ है हुकूमत पर वो कम हुआ है। और उस फिस्कल स्पेस में उन्होंने कोशिश ये की है कि एक कंट्रैक्चुअली बजट पेश किया जाए, यानी कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम किया गया है। पिछले साल का जो बजट था उसके मुकाबले में इस साल का बजट 7% कम है। तो एट द सेम टाइम आप जानते होंगे कि हुकूमत ने जो सर्वे प्रेजेंट किया है, हाउस ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट किया है जी, उससे ये साबित हुआ है कि जो उनका टारगेट था 3.6% ग्रोथ का वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि ग्रोथ जो है वो 2.5%, 2.6% के करीब रही, 2.7% के करीब रही। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो पिछला बजट भी था उसमें भी ऑस्टेरिटी थी, कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी शामिल थे। इस बजट में भी यही मामला है कि क्योंकि ये कंट्रैक्ट करता हुआ बजट है, तो हुकूमत की ख्वाहिश ये है, टारगेट ये है कि 4.2% पे इकोनॉमी ग्रो करें। मगर इस बजट के तहत सिट्रस पैरेबस में हमेशा कहता हूँ कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो 4.2% का ग्रोथ टारगेट अचीव नहीं होगा। तो एक तरफ अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ हुकूमत को इस बात की मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने इन्फ्लेशन को वाकई कंट्रोल किया है और उससे कुछ फिस्कल स्पेस भी पैदा हुई है। और दूसरी तरफ अब हुकूमत का ये कहना है कि अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, मगर ये जो बजट उन्होंने प्रेजेंट किया फिलहाल ये वही बजट है जो पिछला वाला था कि कंट्रैक्ट किया जाए इकोनॉमी को,
एक्सपेंडिचर्स को कंट्रैक्ट किया जाए, लिहाजा ये कोई ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है। तो मेरा अंदाजा ये है कि अनलेस के ग्लोबल इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आए जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या और कोई तब्दीली हो, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो, पानी की सर्कमस्टांस बेहतर हो, ये हो सकता है। और इन चीज़ों के अलावा अगर हम सिर्फ बजट को देखें तो जो 4.2% का टारगेट उन्होंने लिया है कि हम ग्रो करेंगे, मेरा ख्याल है वो इस बजट में अचीव करना शायद मुश्किल हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तैमूर साहब। अब जो मौशी शरह नमू का तखमीना 4.2% लगाया गया जिससे मुतालिक आप भी बात करते हैं, आपको लगता है कि आइंदा साल मईशत इतनी तरक्की कर पाएगी कि हुकूमत GDP ग्रोथ का जो टारगेट है इसको हासिल कर लेगी बासानी, ना सही कुछ मुश्किल उठा करी? नहीं, उसकी देखें दो चीज़ें, एक तो ये जो पिछला साल गुजरा है इसमें एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा असर हुआ है क्योंकि मेनली वाटर शॉर्टेज, 39% वाटर शॉर्टेज की वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई। गवर्नमेंट का टारगेट था कि कम से कम एग्रीकल्चर 2% पे ग्रो करेगा, तो वो 0.6% पे ग्रो किया, और जो मेजर क्रॉप्स हैं वो तो 13.6% से कंट्रैक्ट की हैं, कम हुई हैं, तो क्योंकि वाटर शॉर्टेज थी। तो अगर वाटर की सिचुएशन बेहतर हो जाती है इस कमिंग ईयर में तो यस फिर पॉसिबल है कि तकरीबन वो 2% पे ग्रो कर ले, जिसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 1%, 0.6 से लेके 1% तक जो कुल GDP है उसमें इजाफा मुमकिन है। दूसरा मामला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पिछले 3 साल से कंट्रैक्ट करती चली जा रही है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, और फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके नतीजे में अगले साल लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो करे। उसमें एक मेजर फैक्टर पावर का भी है, आप जानते हैं कि पावर बहुत एक्सपेंसिव है, उससे हम बाहर नहीं निकल सक रहे क्योंकि IPPs के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तब्दील करना इस वक्त। तैमूर साहब आप जिस तरह वाटर शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, अगर हम ज़राअत की बात कर लें, 30% लोगों का जो रोजगार है ज़राअत से वाबस्ता है और 0.6% की जो है वो बेहतरी आई है। सर आपको लगता है कि जिस तरह से जो बम्पर क्रॉप्स होती थी पहले और जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारी, हम बात कर लें चावलों की बात कर लें, गंदम की बात कर लें, उसकी जो प्राइस है वो किसान को नहीं मिल रही, फार्मर्स को नहीं मिल रही, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी? बल्कि हम तो सुन रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की फसलें अब काश्त ही नहीं करेंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा नुक्ता उठाया है और मैं भी इस आपकी बात और सवाल पे से इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत का ये दावा कहना है कि बेसिकली कंट्रैक्शन पानी की वजह से हुई है, वेदर कंडीशंस की वजह से हुई है। कंट्रैक्शन कह लें या जीरो ग्रोथ कह लें, देखें अगर 0% ग्रोथ है एग्रीकल्चर में, ये ग्रोथ नहीं है, उसकी वजह ये कि इससे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो रियल टर्म्स में ये नीचे जाने के बराबर है। मगर जो दूसरा फैक्टर है जो उतनी अहमियत रखता है मेरे ओपिनियन में, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला। IMF के नॉन स्ट्रक्चरल फैसिलिटी है, इसके तहत IMF ने कंडीशन लगाई है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हीट पर, कॉटन पर, फर्टिलाइजर पर ये रिमूव कर देनी है, टोटली इनको खत्म कर दिया गया। और इसकी वजह से जो किसान है वो ये कहता है, और शुगर केन पे भी किसान जो है वो ये कहता है कि ये चीजें फिर मैं ग्रो ना ही करूं तो बेहतर है, कोई पता नहीं आगे से पैसे बनते नहीं बनते। तो मेरा ख्याल है इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। वैसे उन्होंने सिर्फ 2026 मिड 2026 तक ये कहा है कि आप ये सपोर्ट प्राइस खत्म करें, तो उसके बाद आप रिवाइव कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन के अंदर ये रिवाइव होनी चाहिए, ये किसानों के लिए बड़ी जरूरी है और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए उसमें रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है ना किसान के लिए कि भाई मैंने लगाई, अगर मुझे मार्केट में दाम नहीं मिला तो मेरे तो पूरे साल की पूरी सीजन की सेविंग्स तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो इस वजह से रिस्क फैक्टर इतना बड़ा जब होता है तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर के लिए इंतहाई जरूरी है। बाकी चीजों में जरूरी नहीं मगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जरूरी है। तो ये जितनी जल्दी रिस्टोर हो मेरा ख्याल है उतनी जल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर की सेहत भी बेहतर होगी। बिल्कुल सर, हमने देखा है कि कभी कभार होता है कि जो फसलें हैं वो एक बम्पर क्रॉप होती है कि बहुत सी हमने देखा है कि गंदम हो, चावल हो, वो ज़ाया हो जाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। चीनी के साथ भी यही होता है कि कभी हम देखते हैं कि चीनी बहुत ज़्यादा है, अगर वो चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है तो फिर हम देखते हैं कि चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हो जाती है और चीनी मिलती ही नहीं है। अगर हम मिडिल क्लास तबके की सर बात करें और तनख्वाहों की बात करें, अरकान पार्लियामेंट की आपकी आवाज़ जो है ना बड़ी कट के आई है, मगर मुझे जो सवाल समझ आया वो ये है कि कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। ये बात दुरुस्त है, ऐसे होता है। और कभी कभार हम बाहर से भी गंदम मंगवा रहे होते हैं और बाहर से चीनी की इंपोर्ट्स की गुफ्तगू सारी जारी होती है। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त हमारे लिए शायद ये है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मैनेज करें और ठीक करें। क्योंकि जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं और तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्लड्स भी हो जाते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब बारिशें कम होती हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल जो डिक्लाइन में चला जाता है।
तो आई थिंक कि एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी तब भी आएगी। चाइना को भी स्टडी करें तो हमें ये नजर आता है कि उनकी इकोनॉमी के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर स्टेबिलिटी और तब आई सर, जब ज़राअत उन्होंने तो वैसे water भी पाकिस्तान की infrastructure रीढ़ ठीक की किया। हड्डी है और और पाकिस्तान अब जब का जो सॉरी पहला इंडिया फोकस हमें है ये कह वो रहा है, ज़राअत ही होना चाहिए। जी जी, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। अब जब इंडिया हमें ये कह रहा है कि वो वाटर एज अ वेपन को इस्तेमाल करेगा, तो फिर और भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हम इस मामले को कंट्रोल करें। हुकूमत इसको देख रही है। अब बजट में उन्होंने कुछ चीजें शामिल की हैं कि हमने वाटर के मामले को और डैम्स वगैरह को और रिजर्वॉयर्स वगैरह को ठीक करना है। मगर याद रखना चाहिए कि इसमें इसको बड़ी सेंसिटिवली मैनेज करना है। वो जो 6 कनाल वाला मंसूबा है जिससे सिंध के लोग बड़े अपसेट थे, जी। इस किस्म के मंसूबे नहीं चाहिए। हमें ऐसे मंसूबे चाहिए जिसपे दोनों तीनों चारों सूबों का इत्तेफाक हो। बिल्कुल सर, और हमेशा जो छोटा किसान है हुकूमत को उसके बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया हम तक पहुंचा रहे थे। सर बहुत शुक्रिया। उज़ैर अकरम, कल के बजट की बात करें तो मिला जुला रद्द-ए-अमल था सबका, कुछ बहुत खुश थे। अगर मैं किसानों की बात करूं तो चूंकि जो हदफ मुकर्रर किया गया था पिछले साल हुकूमत की जानिब से वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो रेमिटेंस हैं वो बहुत अच्छी खासी पाकिस्तान आई, तो कहीं ना कहीं एक मिला जुला रद्द-ए-अमल था। अब देखना यह है कि जो कल बजट पेश किया गया है वो कितना सूदमंद साबित होता है पाकिस्तान, कितना मुतवाज़न है ये। इस पर जो है ना, इस पर ऑपोजिशन भी बहुत ज्यादा ले दे कर रही है हुकूमत के साथ, कल और काफी तनकीद एहतजाज कर रही किया है। और उन्होंने, अगर हम देखें शोर तो शराबा जन्नत जो अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, क्या बात है, इतनी ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। और जो बात कर रहे थे कि जनाब हमारा जो तनख्वाहदार तबका है ये सबसे ज्यादा टैक्स देता है, पिछले साल इसने जनाब कारोबारी हजरात से भी ज्यादा बढ़कर टैक्स दिया है, और इस साल हम उन्हें रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ जो है वो बहुत कम उनको दिया गया है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। चलिए, जितनी बातें की जा रही थी उससे कम रिलीफ है। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जो 10% इजाफा हुआ तनख्वाहों में, वो ये भी ना करते तो क्या कर लेना, बात यही पे रह जाती है। और साथ ही साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि जो नॉन फाइलर्स है ना, पहले तो सारा बर्डन जो था वो फाइलर्स पर ही गिरा दिया जाता था, सारा नजला उन बेचारों पे ही गिरता था, अब वो ही उस चक्की में पिसते रहते थे जो कुछ 34-35 लाख लोग थे। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि जनाब टैक्स नेट को वसी किया जाएगा, देखते हैं कितना वसी होता है, क्या बहस होगी, डिबेट होगी, और हम भी डिबेट करते हैं आपस में, लेकिन होती है इसमें कि नहीं, बिल्कुल क्योंकि डिबेट होगी, बहस होगी, हो सकता है कुछ चीजें तब्दील हो जाएं।